क्या वो सेपरेटली आइडेंटिफायबल है? हेलो। 2, इज इट नॉन मॉनिटरी इन नेचर? आर यू होल्डिंग इट फॉर यूज? इज इट और डज इट हैव अ फिजिकल सब्सटेंस? अगर इसका आंसर आपको पॉजिटिवली मिल जाता है तो आप बोल देना यस, देयर इज एन इंटेंजिबल असेट। लेकिन देयर इज एन इंटेंजिबल असेट बोलने का मतलब यह नहीं हुआ कि गो एंड रिकॉर्ड इट इन योर बुक्स। अभी बहुत पापड़ बेलना बाकी है। अभी तो यह पता चला है कि देयर इज एन इंटेंजिबल असेट विच मीट्स द डेफिनेशन एज पर इंड AS 38। ये लिखना नहीं आपको, हाँ, जब मैं लिखने बोलूंगा तब लिखिएगा। बहुत अच्छे से हम लिख के दिया बुक में। 2, इंटेंजिबल असेट को बुक में लिखने का एक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, जिसको हम लोग ग्लोबल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बोलते हैं, फेमस है ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। इंड AS 16 में भी हम पढ़ाए हैं, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, खाली रिवाइज करा देते हैं। इंड AS 38 बोलता है, एन इंटेंजिबल असेट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इफ इट इज प्रोबेबल that economic benefits arising from this asset will flow to the entity। पूरा बात सुनिएगा। इस बात का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, मोर देन 50% चांस, कि उस असेट से एराइज होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट, माने असेट है तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो डिराइव होना ही चाहिए, उसकी तो प्रोबेबिलिटी होनी ही चाहिए, तभी तो वो असेट बनेगा। बोलिए हाँ या ना। जब आइडेंटिफायबिलिटी की बात मैं कर रहा था तो मैं आपको बोला था उससे इकोनॉमिक बेनिफिट का सेपरेटली मैं रेंट कर सकूं, या उससे इकोनॉमिक बेनिफिट का बात मैंने अटैच किया था, ये EB लिखा हुआ है। तो उस असेट से होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट का ये प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि वो मेरे पास फ्लो करे। मतलब ये तो श्योर है कि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट होने का प्रोबेबिलिटी है, माने असेट है तो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट का ही तो प्रोबेबिलिटी है, नहीं तो फिर तो वो एक्सपेंस है और लॉस है ना। इफ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम से 5 करोड़ रुपया यू स्पेंड, देन तो थ्रो इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस ना, व्हाई आर यू टेकिंग इट टू द बैलेंस शीट? तो वन थिंग इज क्लियर कि इफ यू आर कॉलिंग इट एन असेट, यू आर एक्सपेक्टिंग सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बात का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि उस असेट से होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास फ्लो करे। बिकॉज अगर वो किसी और के पास फ्लो करेगा तो फिर वो ना लिखेगा बुक्स में, यार मैं कैसे लिखूंगा। सेकेंड बात, इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, क्योंकि अगर आप कॉस्ट ही मेजर नहीं कर पाओगे तो पहली बार बुक्स में लिखोगे कैसे? पहली बार तो बुक्स में कॉस्ट पे ही लिखा जाता है ना, उसके बाद ना सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल और इवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट करो। देखना इंड AS 16 पूरा आएगा तो उसके बाद ना वैसा वाला ऑप्शन आएगा। अदरवाइज तो पहला बार तो कॉस्ट मेजर करने का ताकत होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर असेट भी है, इकोनॉमिक बेनिफिट का प्रोबेबिलिटी भी है कि मेरे पास फ्लो करेगा, पर मैं कॉस्ट मेजर नहीं कर पा रहा हूं। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट इट ऑफ टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थ्रो इट टू द P&L, खत्म करो बात को, बैलेंस शीट में मत लिखो। अगर आप कॉस्ट मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है एक्सपेंस और असेट के बीच में आप इतना सारा खर्चा कर रहे हो ना, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन सा खर्चा के लिए खर्चा है और कौन सा असेट के लिए खर्चा है। अगर इतना क्लमजी है, अगर इतना डिफिकल्ट है कॉस्ट को हम लोग ये भी नहीं बोलते एग्जैक्टली मेजर करो, रिलायबली मेजर करो। ऑडिटर कन्विंस होना चाहिए, तुम कन्विंस होना चाहिए, नहीं समझे? तो अगर वो नहीं है, आप बोल रहे हो कि नहीं है सर, तो रिलायबिलिटी अगर नहीं है तो बेटर है कि आप P&L में, माने हम लोग का क्या बोलना है, रॉन्ग फिगर को बैलेंस शीट में लिखने से अच्छा है उसको P&L में डाल के खत्म करो, उसको मत लिखो। और हमको एग्जैक्टली मेजर्ड भी नहीं बोलते हैं, रिलायबली मेजर्ड बोलते हैं। क्लियर? अगर ये 6 बात हो जाता है, 4 बात हो गया कि इंटेंजिबल असेट का पहचान हो गया, 2 बात हो गया कि इंटेंजिबल असेट के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का फुलफिलमेंट हो गया, 4 + 2 बात हो गया। तो आप जाओ इंटेंजिबल असेट को बुक में लिख दो
कॉस्ट पे।